नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्णचंद्र की दिलचस्प कहानी शहजादा। मैंने अपने इस चैनल कंद कहानी की शुरुआत जामुन का पेड़ से की थी, जो इन्हीं की रचना है। कृष्णचंद्र की कहानियों का अपना एक निराला अंदाज होता है। तो आइए सुनते हैं मेरी आवाज में शहजादा। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में कुशल, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर ना खूबसूरत थी, न अमीर, न चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात उसमें न थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरारती बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक के दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद एक तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी अपने आप में रहने की आदत का अंदाजा करता, तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत ये है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी दहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है और उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेर घार कर ही लाना पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद चलकर सुधा को देखने आया, मगर सुधा उसे पसंद न आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुंह चेचक मारा, ठिगना सा, उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर इस सुधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठिगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतना ही लावा था। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तयक्कुल की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है, जो बाहर से मामूली रूप रंग की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग उस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में न खो जाएं। वो मेरी तरफ
देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई सलवार और सलवटों वाली शाह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूं? तूने कैसी लड़की जनी है? जीवन राम कभी कभी मगही को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटती रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक सुधा। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मगही 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज हैं और कपूर साहब की लड़कियां ही दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवन राम दांत पीस कर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नुची खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग दहेज में स्कूटर मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब ना मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। FA पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवा मिल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से यह भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दा पोशी हो जाती है। बिल्कुल जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया है? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला। उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। कॉलेज में वो लड़का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, इसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। BA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और मगई ने सुधा के बर के लिए ज्यादा एतिमाद से शुरू कर दी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों बाद जीवन राम एक लड़के के पिता को स्कूटर पर लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, दहेज का सोना, सारी जरूरी बातें तय हो गई। तो मोती, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्ल सूरत में मोती की ही तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी। और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सादतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा ने न सो सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा डोलता रहा था। लड़की पसंद नहीं। मगही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा दिलीप कुमार है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकोड़ा जैसी नाक नहीं दिखता और अपने हफ्सियों जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता। अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो बहंगी थी, सफा बहंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चूहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने? लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतनी जोर से कढ़ाई में कड़छी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। सुधा ने महसूस किया कि उसके घर वाले, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। न किसी से इश्क करे, न किसी को इश्क की दावत दे।
दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का आभास होने लगा था। क्लर्क आपस में मजाक करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत ना होगी। इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती है तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम ना था। होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वे बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी। उसी दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसफ अली रोड पार्क पे चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश जगह है। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थी, चंद कते थे घास के। उनकी चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ सुनसान खामोशी थी। सुधा हर रोज यहाँ आती थी और आध पौन घंटे अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डरना लगता था। तन्हाई ही उसका असली सहारा थी। अंधेरे से उसे डर नहीं लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर नहीं लगता था। जाने उसकी शख्सियत में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर से ही सूख कर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था, वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने हुए, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज आके रुकने लगी। वो बोल न सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मिल रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सिर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इस रोने में क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था, तुम मेरे चेहरे पर सिर्फ सफाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते? और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काटने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया। अरे इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी। उसका सर मोती के कंधे पर था और मोती अपनी गलती पर जैसे शर्मिंदा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची। जब उसकी माँ मघई ने उससे पूछा तो उसने कमाल की लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई थी। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस अधिकार से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों के तह में खुशी की हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मघई ने अपने होंठ चबाकर चालाक नजरों से अपने पति की तरफ देखा, जैसे उसकी बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी पल भर के लिए जासूस निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ देखने लगा। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि औरत है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस शक को और वजह मिल गई जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मघई की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मघई ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ मघई ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़की की बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मघई अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबा गहरा होता चला गया। जरूर कोई है,
वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगे जब सुधा चुपके से आकर महगी से ये सब बात कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सुधा को घूरेगा। तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बोला भी नहीं, अपने लिए बर पसंद कर लिया। निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर मगही को समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जली कभी मुंह से कुछ न फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 बार बर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो उसके बाप ने वर ढूंढा था वो एक विधुर हलवाई का था जिसकी उम्र 40 पार कर चुकी थी। इस रोज सफक के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ मना कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की, तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे न थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो ना था और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो। लवर्स लेन में? कौटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है। ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद लूंगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ। मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और एक छट्टा किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे शौक सा था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थी, लोगों की भीड़ थी, ख्वांचे वालों की बुलंद आवाजें थी, तांगे, मोटरों, रिक्शाओं का हुजूम था और मोती हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद स्वाभिमानी और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गई और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी। मोती के लहजे में बेहद शर्मिंदगी थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खाओ। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा खुशी की गहरी सांस लेकर फिल्म देखने में मशरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपना सर उसके कंधे पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने में तुम्हें क्या नजर आता है? फिल्म तो नजर आती ना होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता, सुधा ने बड़ी गहरी खुशी से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गई। वो दिन ब दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सुधा को ये शौक न था कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिजाइन में उसका मुकाबला कर सकती थी।